जब भी आप एसईओ की स्टडीज देखते हो या एक ग्राफ देखते हो लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, आपको भी एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार मुझे भी ये सब चीजें जाननी है, ये ट्रैफिक ग्रोथ कैसे आया और वो सारी स्ट्रेटजीज मुझे भी इम्प्लीमेंट करनी है। बट आपको शायद ये समझ में नहीं आता है कि ये जितने भी ग्राफ्स होते हैं, जितने भी एसईओ की स्टडीज होती हैं, ये आपको दिखाई जाती हैं वो दिखाने के लिए जो वो दिखाना चाहते हैं, और जो वो नहीं दिखाना चाहते वो कभी भी सामने नहीं आता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ बहुत बड़े एसईओ इन्फ्लुएंसर्स की केस स्टडीज दिखाऊंगा, उनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखाऊंगा कि कैसे उनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ग्रो हुआ है और उसके बाद उसका क्या हुआ, और मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि आप इन सब चीज़ों से क्या सीख सकते हो। अगर आप एक एसईओ पर्सन हो या फिर इवन अगर आप एक क्लाइंट भी हो, तो आपको क्या लेके जाना चाहिए इन एसईओ केस स्टडी से और समझना चाहिए इनके पीछे क्या हो रहा है। तो पहली केस स्टडी है मेरे पास coinjar.com की, जो कि है काइल रूफ की। ही इज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर और उन्होंने इस साइट के ऊपर 6 महीने के लिए काम किया था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही कम टाइम है, बट स्टिल हम देख लेते हैं कि उसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक के साथ क्या क्या हुआ। अगर आप ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ग्राफ देखोगे तो देखोगे कि जनवरी फरवरी तक इसका पीक आया, उसके बाद इसमें एक स्टेडी फॉल रहा है और ये अभी कुछ 12,000 विजिट्स पर मंथ पे आ गया है। दूसरे नंबर पे है डैनियल कार्टर, जो कि यूके बेस्ड एसईओ इन्फ्लुएंसर हैं। लिंक्डइन पे काफ़ी केस स्टडीज भी दिखाते रहते हैं, काफ़ी टिप्स भी देते रहते हैं। उन्होंने एक साइट स्टार्ट की थी scooter.guide अराउंड 2-2.5 साल पहले, और उन्होंने इसको रिवील भी किया था लिंक्डइन के ऊपर। अगर उनकी मैं 2 साल पहले की ये पोस्ट देखूं तो उन्होंने ये लिखा है कि 3 महीने में उन्होंने 0 से 750 प्लस क्लिक कर दिया है और वो नंबर 1 स्पॉट पे आ गए हैं, जहाँ पे उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है। और साथ में वो काफ़ी क्लिक बेटी चीज़ें भी लिख रहे हैं कि अब आप सब जगह स्कूटर रिलेटेड साइट होगी तो वहाँ पे मेरा ही नाम होगा। लेकिन आज की डेट में अगर मैं scooter.guide का ट्रैफिक देखूं पिछले 1-2 साल में उसके ट्रैफिक के साथ क्या हुआ है, तो आप देखोगे कि अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स उसका ट्रैफिक नीचे ही गिरता चला जा रहा है और आज की डेट में 1700 पर विजिट्स पे आ गया है। तीसरा नाम है मेरी लिस्ट पे हर्ष अग्रवाल का, जो कि बहुत ही फेमस इंडियन ब्लॉगर हैं, एसईओ हैं, जो काफी लाइमलाइट में भी आए थे 2013-14 में अपनी साइट shoutmeloud.com के लिए। और 2018-19 के अराउंड शायद उन्होंने coinsutra.com करके साइट भी लॉन्च की थी, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर थी। इन दोनों साइट्स का जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो देख लेते हैं। अगर आप shoutmeloud को देखो तो जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स उसका ट्रैफिक जो है ड्रास्टिकली गिर रहा है। तकरीबन 7.5 लाख के ट्रैफिक से वो आज 33-34,000 पर मंथ के ट्रैफिक पे आ चुके हैं। और जो coinsutra है उसने एक सडन राइज देखा था 2019 के एंड में, बट अगेन उसके बाद वो गिरता ही चला गया है। बीच में थोड़ा संभलने का ट्राई किया लेकिन नहीं, वो गिरता ही चला गया और वो आज अंडर 2000 विजिट्स पर मंथ पे आ चुका है। चौथा नाम है मेरी लिस्ट में कोरे का। नाम इनका बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप स्क्रीन पे इनका नाम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये टर्की के हैं और आजकल टॉपिकल अथॉरिटी पे काफी वीडियोस आप इनके देखते रहोगे, और इन्होंने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है टॉपिक अथॉरिटी के ऊपर। इनकी 3 फेमस पब्लिक एसईओ की स्टडीज हैं, वो चेक कर लेते हैं। एक तो है zookSMS.com करके। अगर आप इसका ट्रैफिक देखोगे तो 2022 में सडन राइज मिलता है, लेकिन इमीडिएटली 1-2 महीने के अंदर ही उसमें ट्रैफिक ड्रॉप आ जाता है। दूसरी केस स्टडी है bkmketap.com। ये भी टर्किश साइट है, आई थिंक बुक्स के ऊपर है। अगर इसका भी ट्रैफिक देखोगे तो 2022 में ट्रैफिक ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें फॉल देखने को मिला है। जहां ये 3-3.5 लाख की विजिट्स इस पे आ रही थी, वो घट के 1.5 लाख या 1.7 लाख के ऊपर आ चुकी हैं। इनकी तीसरी वेबसाइट जो oncrawl.com, जो एक एसईओ टूल है, उसके ऊपर भी पब्लिश हुई थी, उसका भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक देख लेते हैं। इसका नाम भी बहुत डिफिकल्ट है, interingilins.com। अगर आप इसका भी साइट का ट्रैफिक देखोगे तो 2021 तक इनका ट्रैफिक ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बाद राइड काफी बम्पी रही है और 2022 के बाद तो ट्रैफिक ड्रॉप ही कर रहा है। अगला नाम है मेरी लिस्ट में फेरी कैसोनी का, जो कि डिजिटल पीआर में एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुके हैं। काफी पॉडकास्ट पे इनकी एड भी आती है। तो इनकी एक केस स्टडी जो लिंक्डइन पे रिवील हुई थी eachnight.com की, उसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक देख लेते हैं। अगर आप eachnight.com का देखते हो तो जनवरी 2022 तक उसका ट्रैफिक जो है ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक जो है ऑलमोस्ट 4.5 लाख से आज की डेट में
19,000 पर मंथ के ऊपर आ चुका है। इतने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के बाद, DR80, DR90 साइट्स में से बैकलिंक लेने के बाद भी ये वेबसाइट का ट्रैफिक गिरता ही चला गया पिछले 1-1.5 साल में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैकलिंक आज की डेट में काम नहीं कर रही है? शायद ऐसा नहीं है। तो इन सारी केस स्टडीज से हमें क्या सीखने को मिलता है, चाहे हम SEO हैं या एक क्लाइंट हैं जो SEO को हायर करने का सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि SEO एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, तो इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये एड्स का रिप्लेसमेंट नहीं है और एड्स SEO का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप SEO हायर कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म आपकी विजन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कॉइन जार के उसमें देखा कि 6 महीने के लिए काम लिया और फिर उसके बाद छोड़ दिया कि अब मेरा ट्रैफिक बढ़ने लगा है तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपका SEO ट्रैफिक स्लोली बढ़ेगा और उसको मेंटेन करने के लिए या उसको और ग्रो करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली SEO स्ट्रैटेजीज बदलते रहना पड़ेगा। नया क्या आ रहा है उसको समझना पड़ेगा। दूसरा है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम जब भी किसी SEO को हायर कर रहे हैं तो हमको ये समझना है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज हम लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने ट्रैफिक एकदम से बढ़ा दिया, एकदम स्पाइक देखने को मिला, तो अब मुझे भी अपनी साइट पे कुछ वैसा ही स्पाइक चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है जब भी मैं किसी साइट पे अचानक से ट्रैफिक देखता हूँ, बिकॉज मोस्टली वो एंड अप होता है सडन फॉल में। वो ट्रैफिक कभी भी मेंटेन रह ही नहीं पाता है। आप कितनी भी केस स्टडीज उठा के देख लो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्लोली बढ़ रहा है लेकिन रेगुलरली बढ़ता ही चला जा रहा है मंथ आफ्टर मंथ, उस ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सस्टेन करने का चांसेस ज़्यादा हाई रहता है इन कंपैरिजन टू सडन राइज। तीसरा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को लेके ऑब्सेशन बन जाता है। समझो अगर मैं लिंक बिल्डिंग सर्विस बेच रहा हूँ तो मैं ये ही कॉन्टिन्यूसली लिंक्डइन, यूट्यूब पे प्रमोट करता रहा हूँ कि लिंक्स बनाओ, या फिर जैसे वो टॉपिकल अथॉरिटी है, अगर किसी बंदे का एक जुनून बन चुका है कि मुझे टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर ही बोलना है, तो वो सारी केस स्टडीज भी वही दिखा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि अगर टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ रही है फिर भी उसके बाद भी ट्रैफिक में ड्रॉप आ रहा है, तो हमें किसी भी एक या दो चीज़ों के लेकर ऑब्सेशन नहीं बनाना है या ये समझना है कि यार कहीं ये बंदे का उसमें पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है, कहीं वो सिर्फ कोर्स बनाने के लिए ही या फिर वो सर्विस बेचता है इसीलिए उसको बार बार प्रमोट करना है। बिकॉज SEO जो है वो मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो एक दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉपिकल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए या लिंक्स नहीं बनाने चाहिए, लेकिन अगर आप इनमें से एक ही चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो आप सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं देखोगे। आपको टॉपिकल अथॉरिटी भी बनानी पड़ेगी, आपको लिंक्स भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन SEO में 50 और चीज़ें भी आती हैं, टेक्निकल SEO भी आता है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आप सिर्फ एक दो चीज़ों के ऊपर ऑब्सेस्ड होके उनके ऊपर ही काम करते रहोगे, उनके ऊपर ही एनर्जी लगाओगे, तो उससे आपको सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं मिलेगी। जैसा कि हमने इन केस स्टडीज में देखा, आप देखोगे ग्रोथ बट फॉल भी देखोगे। चौथा है कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड अडेप्टेशन। अगर आप कॉन्टिन्यूसली अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक की ग्रोथ को मॉनिटर नहीं कर रहे हो या नए गूगल अपडेट्स जो आ रहे हैं उसके साथ अडेप्ट नहीं कर रहे हो, तो जो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल रही है वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको हमेशा चौकन्ने रहना है कि नई चीज़ें SEO में क्या आ रही हैं या गूगल अपडेट्स में नया क्या आ रहा है। यहीं पे बहुत सारे क्लाइंट्स मार खा जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार अभी पिछले 6-8 महीने से मेरा अच्छा ग्रोथ हो रहा है तो मैं इसके लिए सेटिस्फाइड हूँ, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए या मैं खुद ही कर लूँगा। अगर आपने SEO पे इन्वेस्ट किया है तो आपको कॉन्टिन्यूसली उस पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 1000 विजिट्स चाहिए तो उसके लिए एक अलग टाइप की SEO स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन वही जब ग्रोथ 10,000 पर मंथ हो जाती है तो आपकी SEO स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। सिमिलरली 1 लाख विजिट हो जाएगी तो उसके लिए फिर SEO स्ट्रैटेजी आपकी बदल जाएगी। और लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक सोर्सेस। अगर आप क्लाइंट हो, ये देख रहे हो, तो आपको ये जरूर समझना है कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ट्रैफिक सोर्सेज की। मेरे पास एड से ट्रैफिक आ रहा है, मेरे पास SEO से आ रहा है, आपको अदर सोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे अपनी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, अपने रेवेन्यू को सपोर्ट करने के लिए। लेट्स से ऑर्गेनिक ट्रैफिक में किसी गूगल अपडेट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आपका ट्रैफिक डाउन हो जाता है, तो आपका रेवेन्यू भी डाउन हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपने एक अच्छा न्यूज़लेटर बिल्ड करके रखा है, ईमेल लिस्ट बिल्ड करके रखी है, आपका सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहा है, तो एटलीस्ट आप उस पर तो रिलाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके SEO में प्रॉब्लम आई है या फिर गूगल अपडेट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जो टेम्परेरी हो सकता है और बाद में रिकवर भी हो जाए, लेकिन उन 2-3 महीनों के लिए तो आपका रेवेन्यू डाउन हो गया ना, तो आप
एक ट्रैफिक सोर्स के ऊपर या 2 ट्रैफिक सोर्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। आपकी स्ट्रेटजी में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक सोर्सेज मस्ट है। सो जब भी आप एसईओ केस स्टडीज या स्क्रीनशॉट्स देखते हो कि सडन स्पाइक, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपको ये समझना जरूरी है कि वहां पे आपको वो दिखाया जा रहा है जो वो दिखाना चाहते हैं। उसके पीछे का देखने के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए कि ऐसा क्या है जो इसके पीछे चल रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ एक इमीडिएट जब मैं किसी चीज को देखता हूँ। क्योंकि जब ट्रैफिक ड्रॉप होता है तो केस स्टडीज अपडेट नहीं होती हैं।